कुमार सौरभ, जरा मैं समझना चाहूंगी, वाकई में अब ये लड़ाई बिहार में तो क्या होगा नहीं होगा, लेकिन यूपी की लड़ाई तो एनडीए गठबंधन के लिए आसान हो गई है अगर मायावती अलग अकेले अगर वो चुनाव में जाने की बात कर रही हैं तो। पूजा जी, मुझे लगता है कि मैंने सभी वक्ताओं को सुना है और काफी गंभीर चर्चा है, इसलिए इसकी गंभीरता को थोड़ा समझते हैं कि भाई मायावती जी के इस इंडिया गठबंधन में शामिल न होने का परिणाम क्या होगा। देखिए, हमको ये बात समझना पड़ेगा कि अभी इस देश में 2024 का चुनाव जो है वो अब कुछ महीने शेष हैं और इसमें 3 प्रकार के राज्य हैं जहां ये चुनाव होने वाला है। एक दक्षिण के राज्य हैं जहां वहां क्षेत्रीय दलों का अपना एक बोलबाला है। कुछ एक राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जैसे कर्नाटका और कई अन्य राज्य। इसके अलावा आप उत्तर भारत की राजनीति अगर आप देखें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का मुकाबला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से। कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां इसी कांग्रेस के वोट बैंक को लेकर उन क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव हुआ है। अब आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण है समझना कि बंगाल में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष और लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी को लेकर है, क्या आपको लगता है कि इंडी अलायंस का कोई भी तालमेल तृणमूल कांग्रेस से होने वाला है? झारखंड की बात कर लें, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास 12 सीटें हैं और वहां किसी भी समय मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। आज भी उनसे 8वां समन उनको मिला है। अब आप आ जाइए बिहार और मैं जानबूझ के उत्तर प्रदेश पर आखिर में आऊं। बिहार में जो स्थिति और परिस्थिति है कि सारे कयासों के बाजार गर्म हैं, क्रेडिट का होड़ चल रहा है, सरकार के कार्यों का जो प्रचार होता है उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी की तस्वीर होती है, तेजस्वी यादव जी या राजद के जो मंत्री हैं उनकी तस्वीर तक नहीं होती है। किसी भी समय बिहार में पर सवाल उठाना तो बहुत आसान है और आप उठा ही रहे हैं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन आपके यहाँ पर भी बिहार में एनडीए का क्या फॉर्मूला होगा सीट शेयरिंग का, वो भी कहां अब तक सामने आया है? मैं उस पर बिल्कुल क्लियर आपको जवाब देता हूं। देखिए, बिहार में जो स्थिति और परिस्थिति है उसमें किसी भी समय यहां सरकार जा सकती है, हो सकता है विधानसभा भंग हो जाए। अब उत्तर प्रदेश की बात थोड़ी सी मैं कर लेता हूं और फिर आपको बताता हूं सीट शेयरिंग की बात। भाई उत्तर प्रदेश बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का भी तो कुछ जिक्र कर दीजिए ना। एनडीए का क्या फॉर्मूला होगा? क्या पशुपति पारस जो 5 सीटें, 5 से 6 सीटें, 5 उनके पास है ही ऑलरेडी, उनसे कमतर पर तो आप भी नहीं मानने वाले? पूजा शर्मा जी, 35 मिनट का डिबेट खत्म हो चुका है, मुझे 2 मिनट आप दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की बात रह जाएगी जो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सीट शेयरिंग पर बहुत संक्षेप में बोलता हूं। भाई उत्तर प्रदेश में 2007 में जब मायावती जी का वोट शेयर 31% था और आज जब 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, 1 सीट पर रह गई हैं। मुझे इस पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है और साफ तौर पर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान ने कहा है कि इंडिया का लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन के दलों से है। आपस में पहले ये लड़ लें, फिर एनडीए से या प्रधानमंत्री मोदी जी से लड़े। अब सीट शेयरिंग की बात करते हैं। भाई आप मुझे एक बयान एनडीए के नेताओं का या राजनीतिक दलों का आपस में जिस प्रकार की खींचतान इंडिया अलायंस में है, मुझे बता दीजिए। पिछले दिसंबर में बैठक हुई है एनडीए की, उसके पहले हम लोगों ने देखा था जुलाई में जो है एनडीए की कितनी अपार बैठक जो है वो अशोका होटल दिल्ली में हुआ था। कहीं भी सीटों को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में आप मुझे बता दीजिए जहां सीटों को लेकर खींचतान है एनडीए में। हमारे यहाँ बिहार में 4 प्रमुख घटक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी और पारस जी की पार्टी है। क्यों राजभर भी तो घुसने की कोशिश कर रहे हैं ना बिहार में, सीटों की मांग तो वो भी कर रहे हैं। भाई देखिए, सीटों की बात कहीं सार्वजनिक जगह पर मुझे एक बयान अगर कोई कोट कर दे तो मुझे बता दीजिए, कहीं नहीं है। क्योंकि देखिए, यहां नेतृत्व को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और इंडिया अलायंस में आज के दिन में कम से कम 10 प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। ना कोई नीति है, ना नियत है। हाँ, और आप
ये बात तो आप मानेंगी ना कि देश में अभी अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। जिस प्रकार का वातावरण एनडीए के पक्ष में मिला है, अभी राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस प्रकार घर घर में हम अक्षत का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका प्रभाव। और देखिए, फाइनली ये चुनाव किस आधार पर लड़ा जाएगा? ये चुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ा जाएगा, और विकास के एजेंडे पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए के सामने इंडी अलायंस का साफ तौर पर दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन तो कह रहा है कि आप धर्म के नाम पर पूरा देश आपने राममय कर दिया है। भाई, इसमें किसी को क्यों परहेज होना चाहिए? 500 वर्षों के बाद अगर सनातन के आराध्य अगर प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों है? ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए सैफ खान साहब। दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष, 20 से 30 सेकंड आपको दे रही हूं। काफी देर जो है मुझे लगता है आपने इनको दिया है। मैं अब इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। शुरुआत करता हूं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे देश में या चैनल पे बैठ के जो है अगर दलितों के लिए बात करते हैं या अभी राम के लिए भी बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस ही थी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन लेके आने वाली पार्टी। और हाथरस में हमने देखा कि कैसे रातों रात जो है पुलिस वालों ने जो है पेट्रोल डाल के जो है आग लगाई उस बच्ची को। जो है हमने ये देखा भगवान राम की नाम बात करने वाले जो है चैनल पे बैठ के, यहाँ पे संजय निषाद ही उत्तर प्रदेश में जो है साथ में सरकार चला रहे हैं भाजपा के साथ में, और वो कहते हैं कि राजा दशरथ के बेटे ही नहीं थे भगवान श्री राम। और 20 करोड़ का अभी फ्रॉड जो है कैग की रिपोर्ट में सामने आया है। उससे पहले 1400 करोड़ रुपए वीएचपी भगवान राम के नाम पे लेके खा गई थी। ये निर्मोया अखाड़ा कह रहा था, जो केस लड़ रहा था भगवान श्री राम। भारतीय जनता पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन है? चैनल पे बैठ के क्या बात? अयोध्या एक्ट मना करने वाले यही थे, कहते हैं भगवान श्री राम, ये कहेंगे भगवान श्री राम जो है सनातनी जो है। ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम है तो मैं चाहूंगी संक्षिप्त में अपने पॉइंट्स आप रखने की कोशिश कीजिए। धनंजय जी, लगाना इनको जो है पाप होना चाहिए। पूजा जी, बिल्कुल काका कालेकर की रिपोर्ट आई। पूजा जी, काका कालेकर की बात करते हैं, ये गॉडसे वाले ठीक है सैफ खान जी, ठीक है। अरे झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो साहब, आदमी को कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसे किसी की भी बात क्लियर नहीं हो पाएगी।